हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो भी विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछा है उस सबको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा दोस्तों, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हैं और इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों पेट में पूछा जाता है, ठीक है। आप पिछले साल का पेपर उठा के देखिए, सब प्रीवियस वाला ही पूछा था, ठीक है। अब इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है, आपको बताना है इनमें से कौन सा अल्प विराम है। तो दोस्तों सी वाला ऑप्शन, इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं, इसको अर्ध विराम कहते हैं, इसको इंग्लिश में देखिए फुल स्टॉप कहते हैं, इसको लाघव चिन्ह हिंदी में कहते हैं लाघव चिन्ह। देखिए ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला अल्प विराम हो जाएगा। इसको तो आप जान ही रहेंगे, डी वाले को पूर्ण विराम बोलते हैं और बी वाले को अर्ध विराम बोलते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें दिया प्रश्न में दिए गए उत्तर विकल्पों में से अल्प विराम का संकेतक चिन्ह सी वाला दिया है, ठीक है, जबकि पूर्ण विराम का चिन्ह ये दिया है तथा अर्ध विराम का चिन्ह ये दिया है तथा ये लाघव का चिन्ह ये दिया है, ठीक है। यानी इसको ठीक है अल्प विराम ऐसे वाले कहेंगे, ठीक है। देखिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? अल्प विराम कहेंगे, इसको अर्ध विराम कहेंगे, इसको फुल स्टॉप यानी लाघव चिन्ह कहेंगे और इसको पूर्ण विराम कहेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, इसमें दिया है कि विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आप अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ उसमें देख लीजिएगा, शुद्ध से ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है? गलत है, ठीक है। यही क्या है? अशुद्ध है। मैं क्या कहा था? देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, ये सही है। महक रागिनी श्वेता, देखिए ये अलग अलग है इसलिए हाँ कामा सब में लगा दिया, ठीक है। आदि भी आई हैं, ये सब गाना गाएंगी। उसने पूछा कामा लगा दे तुम कहाँ थे, ये भी क्या है? सही, ये भी सही है। अब देखिए ये था कि नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, यही क्या है? अशुद्ध। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन में कि नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाना चाहिए, ठीक है। अल्प विराम लगाना चाहिए था यथा ये ऐसा होता नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, तो विराम की चिन्ह की दृष्टि से विकल्प ये क्या है? गलत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? आपको बताना इसमें कौन सी त्रुटि है। तो इसमें दोस्तों सी वाला, ठीक है, इसमें कौन सा है? अर्ध विराम की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें कौन सी त्रुटि है? सी की, ठीक है। किसकी ज़रूरत है? सी की। और ये दोस्तों ये कहाँ लगेगा? उसने मुझे कहा, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़े होंगे, यहाँ पर भी एक कॉलम होता है, फिर उसके बाद ये डबल होता है। यहाँ पे भी एक क्या होना चाहिए थे? अर्ध विराम होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका दिया है कि किसी व्यक्ति की उक्ति कथन के पहले सदैव अल्प विराम, क्या लगता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अल्प विराम के चिन्ह के प्रयोग के साथ वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार का होगा, उसने मुझसे कहा। यहाँ पर देखिए कहा के बाद एक चिन्ह लगा है, मैंने आज एक मशीन खरीदी, ठीक है। तो कौन सा इसमें था? इसका ऑप्शन से हो जाएगा सी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि अल्प विराम का चिन्ह, तो अभी पढ़े हैं कि दोस्तों इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं, ठीक है। इसको पूर्ण विराम कहते हैं, इसको प्रश्नवाचक कहते हैं, इसको विस्मयबोधक कहते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है दोस्तों, दिए गए विकल्प में विकल्प डी अल्प विराम का चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग से संबंधित कुछ निम्नलिखित स्थितियाँ हैं। वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर इसी से इसीलिए किंतु परंतु क्योंकि जिससे तथा अव्यय से पूर्व अल्प विराम लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए इसके बारे में और सा दिया है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिए। अब देखते हैं 4 हो गया क्वेश्चन नंबर, अब 5, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि आपको बताना है कि ये वाला चिन्ह जो, ठीक है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है। तो इसको क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? अभी देखिए एक ऐसे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। और जो एक बिंदी भी ऊपर होता है वो अर्ध विराम होता है। क्या होता है वो? अर्ध विराम होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका दोस्तों? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं?
अर्धविराम बोलते हैं। एक दो बार पढ़ लेंगे आपका भी सब सही हो जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि चिन्ह है, एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, आपको बताना है इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चाहे करो, ठीक है, बस हमें तंग ना करो, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ दोस्तों ऐसे एक चिन्ह और लगेगा, जो चाहे करो। अब यहाँ देखिए ठहराव, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, इसलिए यहाँ कौन सा चिन्ह होगा, अर्धविराम चिन्ह होगा। कौन सा होगा, अर्धविराम। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाए, इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की जगह पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना होता है। जो चाहे यहाँ पर करो बस हमें तंग ना करो, ठीक है, यहाँ कौन सा चिन्ह होगा, अर्धविराम होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से अर्धविराम, ठीक है, इसमें बताना है कि अर्धविराम कौन होगा। तो इसको क्या कहते हैं, डी वाले को अर्धविराम कहते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको ऊपर पढ़े हैं इसके बारे में, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया है कि सातवें कौन सा सही है, डी है, ठीक है। अर्धविराम किसको कहते हैं, डी वाले कहते हैं, इसके बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में पूर्ण विराम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण विराम के बारे में। बताना है कि इसमें कौन सा पूर्ण विराम होगा, उसके बारे में। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जहाँ पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम, ठीक है, क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम, उसका चिन्ह ए होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। कह रहा वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त चिन्हों के विवरण निम्नलिखित। अब देखिए यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए हैं, उनके नाम दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर भी इसको पढ़ दे रहे हैं। इसको हम जानते हैं पूर्ण विराम, इसको अल्प विराम, वही ऊपर देखें इसको अर्धविराम, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, यानी जोड़ने वाला। जैसे आप पढ़ेंगे समास पढ़ेंगे, जिसे लिखा होता है माता और पिता, ठीक है, माता और पिता, तो ये जो चिन्ह होता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। इसको आप लोग जान ही रहे, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इसको विस्मयबोधक होता है, ये होता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं अवतरण, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में देख लीजिए कौन कौन चिन्ह दिया है। ये है निर्देशक चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह। देखिए ये नीचे होता है, और जो योजक चिन्ह होता है थोड़ा सा ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं, इन सबको कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। इसको हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, जहाँ पर कोई चीज़ हम लिखना भूल जाते हैं वहाँ जैसे, तो उसको ऐसे लिख के ऐसे लिख के उसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसको बराबर चिन्ह या तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं। इसको उपविराम, इसको लाघव चिन्ह, इसको विवरण चिन्ह। और देखिए इसके बारे में दिया है लोप सूचक चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर दिया है, इसको लोप सूचक चिन्ह बोलते हैं। पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं, इसको समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। टीका सूचक बोलते हैं, इसको अधोरेखा चिन्ह बोलते हैं, और ये विकल्प चिन्ह बोलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल में पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो सबको पता है हिंदी का पूर्ण विराम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ए। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप इसको तो जान ही रहे हैं, ठीक है। 10 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें बताना है कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, ठीक है। इसमें दिया है, अब इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है दोस्तों, इसमें रेखांकित चिन्ह दिया ही नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखिए हल्का से दिया, ये इसको बोला, ठीक है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में दिया है, देखिए मुझे बाहर जाना है, यही रेखांकित किया है, इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण विराम बोलेंगे। अगला है कि राम अयोध्या के राजा थे में चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही चिन्ह प्रयोग हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है तो इसको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, ठीक है, अंतिम रूप ले विचार के तौर पर टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ दोस्तों क्या होता है, पूर्ण विराम होता है। वहाँ क्या होता है,
पूर्ण विराम होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के द्वार टूट जाए वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग समासित पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्धविराम की तुलना में थोड़ा कम ठहराव होता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न विराम। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रश्न विराम। तो इस चिन्ह को कह रहा है, इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम कैसे होता है दोस्तों? एक पाई पार देंगे पूर्ण विराम होगा। अल्प विराम कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, और एक ऊपर लगा देंगे तो अर्धविराम हो जाएगा। योजक कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा था प्रश्नवाचक, इसके बारे में तो आप लोग सब लोग को पता होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेम वही है कि प्रश्नवाचक एक प्रश्न चिन्ह कौन सा? तो प्रश्न चिन्ह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। तो इसमें कह रहा है एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ। ठीक है, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, वह बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, वह नहीं जानता था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या लग गया है। ठीक है, का गलत प्रयोग हुआ है। ठीक है, वह नहीं जानता था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना। ये भी सही है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें पूर्ण विराम नहीं होगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए था? प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था। ठीक है, वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहीं न जाएंगे। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहीं ना जाएंगे। अब इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो प्रश्न पूछ रहा है तो चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। यहाँ पर इसके बारे में दिखा दिया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य है, अतः शुद्ध वाक्य उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ में देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, अगला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। 17 के बाद सेम वही सब चीज़ें लिखा है। अब यहाँ पर दिया है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं, इसको अल्प विराम, इसको अर्धविराम। इसके बारे में ऊपर आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों विस्मय सूचक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? विस्मय सूचक। इसके बारे में देख लीजिए कि दिया लोअर परीक्षा। ठीक है, लोअर थर्ड परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इसलिए इसको आप इग्नोर मत कीजिए, पूरे वीडियो देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सारे हम चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाएंगे दोस्तों। बस चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप तो इतना कर सकते हैं, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करना फ्री कॉस्ट है, लाइक करना, कमेंट करना, ये सब फ्री कॉस्ट है। तो जो फ्री कॉस्ट है वो तो कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? बताना है उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, उसे मनुष्य बनाने की मेरी इच्छा, अब इस कह रहा है उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। ठीक है, ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ये भी क्या है? सही है। सुनो, अब देखिए सुनो सुनो वह गा रही है। ठीक है, ये विस्मय बोधक है। अब ये सही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, यही क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है दोस्तों। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? अब देखिए यहाँ पर प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो ये विस्मय बोधक होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? विस्मय बोधक होना चाहिए। तो इसलिए क्या है? गलत है। देखिए कितने बारीक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, इसमें प्रिय महाशय के बाद विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ये कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? इसको विस्मय बोधक कहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा है। ठीक है, इसके बारे में दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। 19 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें कहा ओह बहुत कठिन समय आया है, तो दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? ठीक है, तो इसमें विस्मय बोधक होगा। कौन सा होगा? यहाँ पर विस्मय बोधक होगा। ठीक है, अब जहाँ पर आश्चर्य की बात होती है वहाँ क्या होता है? वो बहुत कठिन समय आ गया, तो वहाँ आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, इसलिए वहाँ क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक हो जाएगा। ठीक है,
जहाँ पर अचानक कोई बात होता है वो सब विस्मय बोधक होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, अरे वाह, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो जहाँ यहाँ पर अचानक आ रहा तो यहाँ क्या होगा, विस्मय बोधक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, विस्मय बोधक हो जाएगा। ये है विस्माद बोधक, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, विस्माद बोधक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा है, अरे वाह, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है में विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अतः वाक्य का शुद्ध रूप अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। बताना मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो उसमें होता है विस्मय बोधक होता है। किसका प्रयोग होता है, विस्मय बोधक का, ठीक है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कहा है कि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ओह मेरा सिर फट रहा है। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो वहाँ प्रश्नवाचक हो चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक हो जाएगा। कौन सा चिन्ह हो जाएगा, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका ई हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, UPSSC कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कह रहा है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो बस हो गया रहने दीजिए, ये क्या है, सही है। ऊंच नीच अमीर गरीब, देखिए यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, सॉरी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, ये सब सही है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी सही है। वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, यही क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। ये क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाह तुम्हारे क्या कहने, अब यहाँ पर भी विस्मयाद बोधक चिन्ह होना चाहिए, ऊपर तक जाओगे। यहाँ पर इसके बारे में दिया है, दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है वाह तुम्हारे क्या कहने, ऊपर बहुत जाओगे। इसका विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध रूप निम्न होगा, वाह तुम्हारे क्या कहने। यहाँ पर भी मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जहाँ ये अल्प विराम दिया है, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, विस्मय बोधक चिन्ह आना चाहिए था, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, ये है विवरण योजक चिन्ह, ठीक है। विवरण या योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जानते हैं जोड़ने का काम करता है, वहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है, योजक चिन्ह आता है, ठीक है। तो दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के जैसे ऐसे आएगा धीरे धीरे, जैसे लिखा रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। एक क्या लिखा रहेगा, जैसे धीरे धीरे, तो इसके बीच में जो चिन्ह आएगा वो कौन सा चिन्ह कहलाता है, ये योजक चिन्ह कहलाता है। देखिए कह रहा है दो समान अर्थ, यानी दोनों का अर्थ क्या निकले, समान अर्थ निकले। जैसे धीरे धीरे, देखिए समान धीरे धीरे दोनों निकल रहा है, इनके बीच जो चिन्ह प्रयोग होगा वो कौन सा कहलाएगा, योजक चिन्ह कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, योजक चिन्ह। यहाँ पर इसके बारे में पूरा दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है योजक चिन्ह का संबंध चिन्ह भी कहा जाता है, इसको संबंध, योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कपड़ा, लता, धन, दौलत, मान, मर्यादा आदि। अगला देख लीजिए, यहाँ पर दिया है पूरा, समासिक पदों पुनरुक्ति और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति। तुलनावाचक सा सी से के पहले, जैसे चाँद सा, चेहरा, फूल सी मुस्कान। सार्थक निरर्थक शब्दों युग्मों के बीच, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, ठीक है। ऐसे में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, ये है कि संज्ञा की द्विविभक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। तो उसमें कौन सा रहता है दोस्तों, योजक चिन्ह रहता है। कौन सा रहता है, योजक। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ तो बहुत डिटेल में दिया है दोस्तों। कह रहा संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही संज्ञा का प्रयोग दो बार हो, जैसे घर घर, गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम आदि। अन्य विकल्पों में से अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए लिखे हुए कथनों को ज्यों त्यों लिखने के लिए, यानी अवतरण चिन्ह का तब प्रयोग करते हैं। कोष्टक का प्रयोग
कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष, एक मिनट दोस्तों, हाँ यहीं पे थे। तो इसमें कह रहा था कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, कोष्ठक थे, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषाद विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उद्धरण के पश्चात तथा कथोपकथन के नाम से आगे किया जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से दोस्तों इसमें कह रहा है निम्न में से योजक चिन्ह, तो ये योजक चिन्ह कौन सा होता है? सी वाला। ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ये विस्मय बोधक होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इसको विकल्प चिन्ह बोलते हैं, ये वाले को क्या बोलते हैं? विकल्प चिन्ह। इसको तो विस्मय बोधक जान, इसको प्रश्नवाचक, इसको योजक चिन्ह। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 28। इसमें कह रहा है कि समासिक पदों, पुनरुक्ति, युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग, मध्य में जब कह दिया तो सीधी सी बात है कौन सा चिन्ह हो जाएगा? योजक चिन्ह हो जाएगा। किसी के मध्य योजक चिन्ह प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा है? तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ठीक है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? बताना है कि किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो किसका करते हैं दोस्तों? विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, विषय एवं द्वारा के बाद होता है। ठीक है, तो इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं दोस्तों? विवरण चिन्ह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? विवरण। और योजक चिन्ह देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है ऐसे वाले में, ठीक है, ये विवरण चिन्ह होता है और योजक चिन्ह यहाँ थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा लगता है दोस्तों? योजक चिन्ह। जैसे लाभ और हानि, लाभ का उल्टा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ऐसे रात का क्या हो जाएगा? ये दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है? योजक चिन्ह होते हैं। और एक पूछा जाए कौन सा समास होगा दोस्तों? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर चिन्ह के बारे में दिया है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, 32 वाले में दिया है कि लेन देन, ठीक है, लेन देन और विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, कह रहा लेन देन, अब इनके बीच में ये विरह मिलन, जड़ चेतन, इस किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? योजक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 में देखिए किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है कि किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इकहारा उद्धरण। इसको क्या बोलते हैं? इकहारा उद्धरण। आइए यहाँ पर देखिए दिया है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहाँ इकहरे उद्धृत लगाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए ये पूछा है, यूपीपी में पूछा है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? बताना है कि इसमें कौन सा चिन्ह लगा है। तो इसमें बताना है कि दोस्तों कौन सा चिन्ह लगा है। तो इसमें उद्धरण चिन्ह लगा है। कौन सा लगा है? उद्धरण चिन्ह लगा है। ठीक है, इसको कौन सा बोलते हैं? देखिए ये वाला डबल होता है, ये डबल वाला, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। और इसके पहले एक ऐसे लग जाएगा तो अवतरण चिन्ह होता है। ठीक है, और इसको देखिए नेताजी ने कहा था ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो ये चिन्ह है इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। इसको एक अब जो अगर सिंगल लगा रहेगा तो एकल उद्धरण चिन्ह होगा, और डबल रहेगा तो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में किया जाता है।
अब देखिए इसका ये क्वेश्चन नंबर था 34 के बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए पूछा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूछा शुद्ध पूछा है, तो सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ठीक है, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ एक चिन्ह होना चाहिए था, इसलिए क्या है गलत है। सभी एक साथ चिल्ला उठे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लगा दिया, उठे होना चाहिए था हम भी चलेंगे, यहाँ पर भी उद्धरण चिन्ह होना चाहिए हम भी चलेंगे। ठीक है, इसलिए क्या है ये सही है। सभी एक साथ चिल्ला उठे, यहाँ पर भी चिन्ह होना चाहिए थे, नहीं दिया, इसलिए भी क्या होगा गलत होगा, ये भी गलत होगा। ये वाला उल्टा चिन्ह दे दिया, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा बी वाला। कौन सा वाक्य सही हो जाएगा इसका बी वाला। यहाँ ये थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बारे में दिया है कि सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे विराम चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन का ज्यों का त्यों दिखाना होता है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। इस कथन से ठीक पूर्व अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अन्य विकल्प विराम चिन्ह की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अब देखिए इसके अन्य, ठीक है, अन्य चिन्ह के बारे में देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। बताना है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों उपदेशक, इसमें कोई सा चिन्ह नहीं होता, उपदेशक कोई सा चिन्ह नहीं होता। ठीक है, आपको पता है लाघव होता है, विवरण होता है, निर्देशक होता है, आप ऊपर वाले में पढ़े होंगे। इसके पहले देखिए यहाँ पर दिया भी है उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक इसको बोलते हैं, लाघव इसको बोलते हैं, यानी फुल स्टॉप को क्या बोलते हैं लाघव, विवरण चिन्ह इसको बोलते हैं, चिन्ह का प्रयोग चिन्ह के भेद हैं। ठीक है, अगला है, अब इसको तो जान ही रहे हैं कि बराबर चिन्ह बोला जाता है, बराबर को ही क्या बोलते हैं तुलनात्मक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुल्यता सूचक, विराम चिन्ह का प्रयोग तुल्यता सूचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब इसमें बताना है कि ये रेखांकित चिन्ह, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि रेखांकित चिन्ह कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों लोप सूचक, क्या बोलते हैं लोप सूचक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, कौन सा बोलते हैं लोप सूचक। आप पढ़े रहेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 38 के बाद अब देखते हैं दोस्तों 39 नंबर। ठीक है, लास्ट चल रहा है, लास्ट पेज है दोस्तों, थोड़ा सा और है, 3-4 क्वेश्चन मात्र। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्दों के नीचे एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं। जो एक रेखा खींचते हैं दोस्तों, बताना उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों अधोरेखा चिन्ह क्या कहते हैं। ठीक है, अधो मतलब क्या होता है नीचे, तो कह रहा है कि नीचे की रेखा खींचते हैं तो उसको कौन सा कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा। स्टार्ट हो गया, फिर से वहीं पहुंच रहे हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं अधोरेखा चिन्ह कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 39 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दिया है कि किसी वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। ठीक है, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है, बताना इसमें किसमें से प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। तो जिसमें प्रश्न किया गया वो उसी में लगेगा। देखिए कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, अब इसमें तो कोई प्रश्न वाली बात नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले, देखिए इसमें प्रश्न चिन्ह, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। 40 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित है। ठीक है, अब इसमें बताना है राम राम निष्ठुर आखेटक, ठीक है, ने निरीह पक्षी को मार डाला, इसमें बताना है कि कौन कौन से चिन्ह लग सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 विस्मय बोधक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा इसमें 2 विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, और क्या लगेगा 1 पूर्ण विराम। जैसे कहाँ राम राम, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा मार ढाला यहाँ क्या हो जाएगा पूर्ण विराम हो जाएगा। आइए इसके बारे में देख लेंगे। कह रहा है उक्त में कथन में 2 विस्मय बोधक चिन्ह 1 पूर्ण विराम होगा, जो इस प्रकार होगा राम राम निष्ठुर आखेटक ने ये निरीह पक्षी को मार डाला। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न, विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह
होनी चाहिए, बताना है कि इसमें कितने विराम चिन्ह होने चाहिए। तो इसमें दोस्तों 5 विराम चिन्ह, ठीक है। इसमें कितने विराम चिन्ह हैं? 5 विराम चिन्ह, ठीक है। कौन कौन है अब बताना टोटल कितने चिन्ह हैं। तो देखिए यह मेरा भारत, ठीक है, यह मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति, ठीक है। देखिए 1 2, ठीक है। महाशक्ति कैसे बनी, ठीक है, महाशक्ति कैसे बनी। अब बने के बाद क्या आना चाहिए? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आना, कैसे बनी। अब देखिए प्रश्न किया जा रहा है, तो देखिए 1 2 1 3 हो गया। यही है महामहिम का स्वप्न विजय 2020, ठीक है। क्या है? यही है महामहिम का स्वप्न विजन 2020। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर महास्वप्न विजय, अब विजय 2020, तो यहाँ पर एक योजक चिन्ह होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए? जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पूर्ण विराम होता है। फुल स्टॉप तो इंग्लिश में होता है ना। तो देखिए एक चिन्ह ये हो जाएगा, 1 2 1 3, एक योजक चिन्ह 4 और एक फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। 42 के बाद आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 42 के बारे में देखिए यहाँ पर दोस्तों 42 के बारे में दिया है कि दिए गए वाक्य में 5 विराम चिन्ह होंगे जो इस प्रकार है। मेरा भारत महान, देखिए एक चिन्ह यहाँ होगा, यह विश्व शक्ति यहाँ होगा, महाशक्ति कैसे बने, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, महामहिम का स्वप्न विजन 2020, ये योजक चिन्ह होगा, यहाँ पर पूर्ण विराम यानी 5 हो जाएगा जो ऊपर हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बताना हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कहाँ होता है दोस्तों? हंस पद यानी हंस पद, इसको जैसे कहीं पर आप गलत लिख दे रहे हैं या छूट गया, ठीक है, कहीं पर जैसे छूट गया है तो उसको ऐसे चिन्ह लगा के उसको ऊपर लिख देते। तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हंस पद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके बारे में दिया है, ऊपर यही सारे क्वेश्चन हैं तो वहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि बस हो गया रहने दीजिए वाक्य में अपेक्षित है, ठीक है। इसमें बताना है कि वाक्य में अपेक्षित है, तो क्या है? इसमें एक अल्प विराम होगा, एक पूर्ण विराम होगा। क्या होगा? एक अल्प विराम होगा और एक क्या होगा? एक पूर्ण विराम होगा। देखिए कह रहा बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक अल्प विराम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए? अल्प विराम, रहने दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अब देखिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन EMP टेट में पूछा है कि साकेत एक महाकाव्य है में किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। साकेत एक महाकाव्य है, ठीक है, इसमें कह रहा कि किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों देखिए इसमें एक पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है और एक उद्धरण चिन्ह, देखिए इसको क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। तो अभी देख लीजिए एक पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह कहाँ दिया? डी वाले में दिया है। आपको पता है इसको एकल उद्धरण चिन्ह कहते हैं, डबल रहेगा इसको डबल उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ और साकेत में एकल उद्धरण चिन्ह लगा हुआ। तो पूर्ण विराम और उद्धरण कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका डी। तो इस तरह दोस्तों ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।